नमस्कार दोस्तों, संकल्पित रहें आप, समर्पित रहेंगे हम इस मुहिम के तहत। मैं राजेंद्र यादव, बॉटनी फैकल्टी, पारस इंस्टीट्यूट चौमू। दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में जो पारस ने ऑनलाइन क्लास का निश्चय किया है, उसी लीड में मैं आपके साथ बायोलॉजी की, मुख्यतः बॉटनी की क्लास डिस्कस करूँगा, जिसमें अपन सबसे पहले सेल बायोलॉजी जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, सेल बायोलॉजी में देखते हैं। सबसे पहले सेल का जो टॉपिक है वो आपके साथ सुरेंद्र जी सर डिस्कस करेंगे। मैं सेल डिवीज़न के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले बेटा, बायोलॉजी पढ़ने से पहले एक बार ये देख ले भाई, अपन किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए जो जेट का एग्ज़ाम है, उस जेट के एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से आते हैं, और 40 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो बॉटनी पोर्शन होता है, बाकी के 15 क्वेश्चन जूलॉजी से होता है। 25 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं, 15 क्वेश्चन जूलॉजी के आते हैं। तो अपन इस 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से पहले मैं छोटी सी बात करूँगा एक जीव और निर्जीव की, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बड़ा बचपन से सुना आपने, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव। आखिर क्या होते हैं सजीव, क्या होते हैं निर्जीव? भाई अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में सेल पढ़ेंगे, तो सेल से पहले भाई आखिर क्यों पढ़ेंगे सेल को, किस कारण से हम सेल पढ़ रहे हैं, उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, फिर सेल में जाएंगे। तो देखो बेटा, आप बचपन से पढ़ रहे थे सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सजीव की चर्चा करें तो आपने पढ़ा है जो गति करते हैं, भोजन करते हैं। निर्जीव जो गति नहीं करते हैं, वर्दी नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे इश्यू आपने पढ़े हैं। अब जाके बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं, भाई आखिर सजीव और निर्जीव में हम डिफरेंट कैसे बता सकते हैं, एक सही परिभाषा कैसे दे सकते हैं सजीव की। भाई आखिर ये जो गुण है वो आखिर सजीव में ही हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके पॉइंट चर्चा में लेता हूँ सजीव और निर्जीव की कहानी में। भाई इस जैव मंडल पर दो ही चीज़ हैं, कुछ जैविक घटक हैं, कुछ अजैविक घटक हैं। जो जैविक घटक हैं उन्हीं को कहते हैं सजीव। जो जैविक हैं वो क्या है, सजीव। जो अजैविक हैं वो हैं निर्जीव। जितने भी जैविक घटक होते हैं उन्हीं को कहते हैं सजीव, और जो अजैविक घटक होते हैं उन्हें कहते हैं निर्जीव। वे घटक जिनमें जीवन होता है वो जैविक, वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है वे अजैविक। आखिर जीवन को परिभाषित कैसे करें भाई, किस गुण से हम बता सकते हैं भाई इसमें जीवन है, इसमें जीवन नहीं है। जैसे आप बताते हो, सबसे पहला पॉइंट है वर्दी। आप कहते हो सजीव वर्दी करते हैं, निर्जीव वर्दी नहीं करते। मैं यही पॉइंट चर्चा में लेता हूँ, वर्दी। भाई सजीव वर्दी करते हैं, निर्जीव वर्दी नहीं करते। देखते हैं क्या ये बात सही है। बेटा ये तुम सब जानते हो भाई सजीव वर्दी करते हैं, जैसे संख्या में वर्दी, जनन के द्वारा वो संख्या में वृद्धि करते हैं, आकार में वृद्धि करते हैं। तो सजीवों की बात तुम जानते हो। निर्जीव कैसे वृद्धि करते हैं वो देखते हैं भी, आखिर निर्जीव वृद्धि कैसे करते हैं। आपने एक रेत का टीला देखा होगा, रेत के टीले देखे होंगे। रेत के टीले को 3-4 साल, कई साल बाद, कई वर्षों बाद जब हम देखते हैं तो आपको लगेगा या तो टीले के आकार में कुछ कमी हो जाती है, या हो सकता है उसके आकार में कुछ वृद्धि हो जाती है। क्या यहाँ पर टीले के आकार में वृद्धि या कमी हुई, आकार घटा या बढ़ा? यदि इसका आकार घटा तो क्या ये वृद्धि नहीं है? यही वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। हालांकि ये वृद्धि जो है वो बाह्य वृद्धि है। सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि तो होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि सिर्फ सजीवों में होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती? तो ये वृद्धि जो है वो सजीवों का परिभाषिक गुण नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वृद्धि केवल सजीव में होती है, या ये नहीं कह सकते कि जिनमें वृद्धि होती है उन्हें सजीव कहते हैं, क्योंकि वृद्धि तो निर्जीव में भी होती है। हाँ, होती है वो बाह्य वृद्धि, लेकिन वृद्धि तो है। दूसरा पॉइंट है जनन। हम कहते थे, बचपन में कह रहे थे, सजीव जो है उनमें जनन होता है, वो जनन करते हैं, जनन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जबकि निर्जीव में कोई जनन की क्रिया नहीं होती।
तो क्या ये हम ये कह सकते हैं भाई जनन केवल सजीवों में होता है, या जिनमें जनन होता है उन्हें सजीव कहते हैं? देखो, जनन के द्वारा आखिर होता क्या है? भी जनन के द्वारा आपने देखा होगा कि यदि सजीवों में जनन की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। नर और मादा मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं। पहले संख्या 2 थी, अब संख्या कितनी हो गई? 3। तो क्या जनन के द्वारा संख्या में वृद्धि हो रही है? भाई जनन के द्वारा संख्या में ही वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या निर्जीव में भी ये काम होता है क्या? देखो, अभी अभी अपन ने बात की थी भाई निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। आप ये बताएं भाई जनन के द्वारा क्या संख्या में वृद्धि होती है क्या? जनन भी एक प्रकार की वृद्धि है, संख्या में वृद्धि, तो वो तो निर्जीव में भी होती है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वृद्धि तो निर्जीव में भी होती है। तो जनन एक प्रकार से वृद्धि ही है। जनन किस प्रकार की वृद्धि है? संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। जनन एक प्रकार की संख्या में वृद्धि है। तो इस प्रकार कई मुद्दे हैं जिन सब को हटाकर लास्ट में ये देखा गया भाई आखिर ऐसा कौन सा गुण है जिससे हम ये बता सकते हैं, स्पष्ट कह सकते हैं भाई ये गुण सिर्फ सजीव में होता है। तो उसके लिए है आपने सुना होगा उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं की बात कर रहे हैं तो पहले होती क्या है उपापचयी क्रियाएं? जो भी जीव हैं, सजीव हैं, जो कि आपने देखा है, हम लोग हैं, भोजन करते हैं, जो भी पोषण बाहर से लेते हैं वो पाचन तंत्र के द्वारा सरल पोषण में बदल जाता है। सरल पोषक बनने के बाद में इस पोषण से क्या होता है लास्ट में? एंड द लास्ट इससे निकलती है क्या? ऊर्जा। जितने भी सजीव हैं वो केवल पोषण किस कारण से लेते हैं? ऊर्जा। हम ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं। यदि ऊर्जा की आवश्यकता हमें नहीं होती तो हमें भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन हम अपनी ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। और जो भी पोषण हम बाहर से लेते हैं उस पोषण को सरल रूप में तोड़कर और उससे ऊर्जा निकालने की क्रियाओं को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्रियाओं को, ये होता है जटिल पोषक। जटिल से सरल, सरल से उससे ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक की क्रियाओं को, सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जटिल पोषक पदार्थों को तोड़कर उनसे ऊर्जा निकाली जाती है। इस दौरान जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाओं की बात करें तो उपापचयी क्रियाएं केवल और केवल सजीवों में पाई जाती हैं। उपापचयी क्रियाएं केवल सजीवों में पाई जाती है, किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है, निर्जीवों में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। कोई भी ऐसा निर्जीव नहीं है जो उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित करता हो, जबकि सभी सजीव उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या उपापचयी क्रियाएं सजीवों का परिभाषिक गुण है? भाई सजीवों की स्पष्ट परिभाषा बताने वाला गुण कौन सा है? उपापचयी क्रियाएं। हम सजीव और निर्जीव में यदि अंतर कर सकते हैं तो किससे? स्पष्ट अंतर उपापचयी क्रियाओं से, क्योंकि उपापचयी क्रियाएं सिर्फ सजीव में होती है, किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। एक पॉइंट और है, चेतनाएं, कॉन्शियसनेस। आपने सुनी होगी चेतनाएं। हमारे शरीर में चेतनाएं होती हैं। बाह्य पर्यावरण के में होने वाली सभी जो अनुक्रियाएं हैं उन्हें सबका हमें पता लगता है। बाहर टेम्परेचर बढ़ता है हमें पता लगता है, बाहर टेम्परेचर घटता है हमें पता लगता है, सर्दी होती है पता लगता है, गर्मी होती है पता लगता है, कोई आवाज़ लगाता है हमें पता लगता है, हम देख पाते हैं। ये सभी क्या हैं? चेतनाएं। हमें कोई छूता है, स्पर्श करता है, हमें पता लगता है, वो सब क्या हैं? चेतनाएं। तो चेतनाएं क्या सजीवों में पाई जाती हैं क्या? बिल्कुल, सभी सजीवों में चेतनाएं होती है। किसी भी निर्जीव में चेतनाएं नहीं होती है। कोई भी ऐसा निर्जीव नहीं है जिसमें चेतना हो। तो चेतनाएं भी सजीवों का क्या है? परिभाषिक गुण। लेकिन एक अपवाद है इसका, चेतनाओं का एक अपवाद है। एक ऐसा सजीव है
जिसमें चेतनाएं नहीं होती है। गौर करें, कोमा में उपस्थित व्यक्ति, कोमा में उपस्थित जो व्यक्ति होता है वो सजीव होता है, जीवित होता है वो, लेकिन उसमें चेतनाएं नहीं होती, इसीलिए वो कहाँ होता है? कोमा में होता है। वो सजीव भी है और उसमें चेतनाएं भी नहीं है, तो वो इसका क्या होता है? अपवाद। वरना उसके अतिरिक्त सभी सजीवों में क्या होती हैं? चेतनाएं होती है, जबकि किसी भी निर्जीव में चेतनाएं नहीं होती। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके द्वारा हम सजीवों को बिल्कुल स्पष्ट परिभाषित कर सकते हैं। भाई हाँ, ये 2 उपापचयी क्रियाएं और चेतनाएं, ये केवल सजीवों को परिभाषित करती हैं, किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं और चेतनाएं नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले तो मुद्दा ये हुआ, भाई सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। बचपन में तुमने पढ़ा है वर्दी होती है, जनन होता है, जबकि निर्जीवों में वर्दी नहीं होती है, जनन नहीं होता है। वो तो मैंने पहले डिस्कस किया, भाई निर्जीवों में भी वर्दी होती है। हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि वर्दी सिर्फ सजीव में होती है, जबकि उपापचयी क्रियाएं और चेतनाएं क्या हैं? वो केवल सजीवों में होती हैं, किसी भी निर्जीव में नहीं होती है। उपापचयी क्रियाओं का कोई अपवाद नहीं है, जबकि चेतना का एक अपवाद है, कोमा में उपस्थित व्यक्ति। तो ये तो बात हुई सजीव और निर्जीव की। अब अपन चर्चा करते हैं सजीवों की। जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, सजीवों की जिस सजीवों के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। हम बायोलॉजी के अंदर केवल सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि इस पृथ्वी मंडल पर 2 चीज़ हैं, जैविक अजैविक, जैविक सजीव, अजैविक निर्जीव। सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी, निर्जीवों की अपन यहाँ चर्चा नहीं करते। तो अपन शुरू करते हैं सजीवों की कहानियाँ। सजीवों में सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं सेल बायोलॉजी। आपने सुना है बचपन में, भाई सेल बायोलॉजी, सेल क्या है? कोशिका, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये पढ़ा आपने, कोशिका के बारे में ये लाइन तो याद होगी भाई, ये सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब क्या होता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक का, संरचनात्मक का मतलब होता है वे इकाई जो संरचना बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, वो इकाई जो संरचनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, छोटी से छोटी इकाई, वो क्या है? कोशिका, सेल। दूसरी क्रियात्मक, शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें उपापचयी क्रियाएं संभव है। जी बिल्कुल, कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाएं संभव है। एक ऐसा जीव भी हो सकता है जिसके शरीर में केवल एक कोशिका हो, तो वो एक कोशिका जो है, जैसे कि प्रोकैरियोट, अमीबा, एक कोशिकीय प्राणी है, एक ही कोशिका है, उनकी वो एक ही कोशिका जनन भी करती है, पोषण भी करती है, श्वसन भी करती है, परिसंचरण भी करती है, उत्सर्जन भी करती है, सभी कार्य करती है अकेली कोशिका, जबकि शरीर का निर्माण भी एक ही कोशिका कर रही है। तो कोशिका वो इकाई होती है जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक है, जो संरचनाओं के लिए उत्तरदायी है, जो क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका की विस्तृत जानकारी जो है वो आप सर से पढ़ोगे। अभी अपन सेल के बारे में डिवीज़न की जो बातें हैं वो करेंगे। भाई आखिर डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न में क्या होता है, कोशिकाएं विभाजित कैसे होती है। आपने देखा भाई कोशिका सिद्धांत में सुना होगा, भाई कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिक थे, थियोडोर स्वान और स्लाइडेन। स्वान जो है वो जंतु वैज्ञानिक था, स्लाइडेन जो है वो पादप वैज्ञानिक था। दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं का अध्ययन किया। स्वान ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। और दोनों ने क्या निष्कर्ष निकाले? स्वान ने और स्लाइडेन ने कहा कि जितने भी सजीव हैं वो सब कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी सजीव हैं वो सब कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। ये बात कही स्लाइडेन और स्वान ने। स्वान ने जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया, स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं पर अध्ययन किया।
और इन्होंने कह दिया भाई जितने भी सजीव हैं वो सब कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। सही बात है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। भाई चलो ठीक है, सभी सजीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, बात तो ये है कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, क्या नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है? तो ये नहीं बता पाए भाई नई कोशिकाएं कैसे बनती है। फिर एक वैज्ञानिक आया रुडोल्फ विर्चो या विर्चो भी इसे कहते हैं। इसने कहा, अपनी लैंग्वेज में एक लाइन कही, ओमिनस सेल्ला ई सेलुला, जिसका मतलब है भाई नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले वाली कोशिकाओं के टूटने से बनती है। ये बात किसने कही? रुडोल्फ विर्चो। और नए कोशिका सिद्धांत में इस लाइन को भी ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले ये किसने बताया था भाई नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? रुडोल्फ विर्चो ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेट में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई ओमिनस सेल्ला ई सेलुला कथन किसने प्रतिपादित किया? रुडोल्फ विर्चो ने। जिस कथन का मतलब क्या था? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, कह दिया इसने भाई कोशिकाएं जो हैं वो विभाजन से बनेगी। अब आखिर कोशिकाएं क्या है वो सर पढ़ाएंगे, अपन वो विभाजन पढ़ते हैं भाई आखिर कोशिकाएं विभाजन कैसे करती है, क्यों होता है कोशिकाओं में विभाजन। तो सेल बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है सेल डिवीजन। मैं चैप्टर के बारे में अब चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं ये बता रहा था भाई आखिर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सजीव हैं तो सजीवों में क्या क्या होता है, हम सजीवों की विस्तृत जानकारी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, इसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमिनस सेल्ला ई सेल्ला, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कैसे होता है? ऐसा क्या घटित होता है कोशिकाओं में कि वो विभाजित होती है? आखिर क्यों टूटती हैं कोशिकाएं? भाई सवाल ये है कि सर कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, क्यों होता है? कोशिका के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे कोशिका को विभाजन करना पड़ता है? और विभाजन से होता क्या है? जैव मंडल पर, इस जीव मंडल पर, पृथ्वी पर कोई भी सजीव की यदि उत्पत्ति होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से होती है। कोई भी सजीव का निर्माण होता है वो सिर्फ एक कोशिका से होता है, जिसका नाम क्या होता है? जायगोट, युग्मनज। और वो एक कोशिका मिलके पूरे शरीर का निर्माण करती है, पूरी बॉडी का निर्माण करती है, केवल एक कोशिका। आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, उसमें पढ़ा था नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? जायगोट। जायगोट किसी भी सजीव की शरीर की सबसे पहली कोशिका होती है और उस एक ही कोशिका के द्वारा शरीर में पूरे शरीर का निर्माण किया जाता है। तो कैसे होता है शरीर का निर्माण? कोशिकाएं विभाजन करती हैं। ये कोशिका विभाजन करती हैं, 1 से 2 बनाती हैं, 2 से 4 और आगे विभाजन होते होते पूरे शरीर बॉडी या बॉडी का निर्माण हो जाता है। सही बात है, एक कोशिका से पूरा शरीर बनता है। किस कारण से? डिवीजन से। डिवीजन के कारण पूरा शरीर बना। डिवीजन होता कैसे है, क्यों होता है? तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सबसे पहला पॉइंट है आखिर कोशिकाएं विभाजन क्यों करती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पहले भाई कोशिकाएं विभाजन क्यों करती हैं? तो कोशिकाओं के विभाजन करने का कारण है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स? नाम में लिखा है, बायोलॉजी के हर शब्द में उसकी कहानी छिपी होती है। कैरियोप्लाज्मिक, कैरियो केंद्रक द्रव्य, प्लाज्मिक कोशिका द्रव्य, इंडेक्स अनुपात, केंद्रक कोशिका द्रव्य का अनुपात। इसी के कारण क्या होता है कोशिकाओं में विभाजन।